नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, उनसे संवाद किया और उनको जो जिम्मेदारी दी गई है नई उसके लिए बधाई भी दी। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि धरातल तक योजनाओं को ले जाने में सबसे ज्यादा कारगर हैं। क्या कुछ और बात की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचे, जहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनियुक्त सरपंचों से संवाद किया। ग्रामीण विकास के लिए जिम्मेदार सरपंचों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने गए प्रतिनिधि विकास के लिए ठीक काम कर सके, इसके लिए उनसे संवाद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत का प्रतिनिधि धरातल तक योजनाओं को ले जाने में बेहद कारगर है। वहीं उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को नए दायित्व की बधाई भी दी। प्रदेश के ग्रामीण विकास को गति देने के लिए बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के लिए जारी की जाने वाली बजट के लिए अब लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इससे पहले की प्रक्रिया में विकास राशि के लिए फाइलों को चंडीगढ़ मुख्यालय भेजा जाता था। सीएम ने कहा कि अब ग्रामीण विकास के लिए सरपंचों के प्रस्ताव पर ही काम टेंडर प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे और केवल 7 दिन के अंदर ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरह ब्लॉक समिति में ब्लॉक समिति के चेयरमैन के प्रस्ताव पर ही बजट जारी किया जाएगा। ये दोनों जिलों के सभी जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायत आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच को नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो उनको कुछ न कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें। विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के वो उनको बताए थे। जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। लोक समिति, वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसे जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बात रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है हमारा, जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा और 7 दिन के अंदर के टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, तो हमने 7 दिन कराई है। जहां इस प्रणाली में ग्रामीण विकास को गति मिलेगी तो दूसरी तरफ नए और छोटे कॉन्ट्रैक्टरों को भी उभरने का मौका मिलेगा, जो कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा से ज्यादा जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथियों से काम करा लूँगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी 2-3 बातें होगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े और बड़े काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम, करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं, पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े। क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी है, यानी नेताओं की।
तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया, वरना बीच बीच में जो गड़बड़ें होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है। तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं, चाहे फिर किसी लेवल का हो, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर एक वातावरण बनेगा और काम आगे। सर, एक मुस्तरका मालिकाना हक जो पलवल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में भी नवनियुक्त सरपंच, पंचायत और जिला परिषद सदस्यों के कार्यक्रम को संबोधित किया। ऐसे में साफ है कि प्रदेश की मनोहर सरकार जिस तरह से शहरी क्षेत्र को विकास के पथ पर देश में सबसे आगे ले जाने में सफल रही है, वैसे ही मनोहर सरकार की ग्रामीण विकास को लेकर तैयार की गई नीतियां प्रदेश के ग्रामीण विकास को भी चार चांद लगा रही हैं। और पलवल के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने कई विषयों को लेकर खुलकर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के बाद फरीदाबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति की बधाई दी और साथ ही स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया। मित्रों, आप सब लोगों को भी आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती का दिन है और राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाते से हम उसको बनाते हैं। कल लोहड़ी है, परसों मकर संक्रांति है, और एक और विशेष बात जो मैंने वहाँ भी अपने भाषण में कही थी, यहाँ भी कही है, शायद आपने सुनी होगी। आज मेरे जो दोनों कार्यकाल हैं उसके 3000 दिन पूरे हुए हैं। इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फरीदाबाद दौरा रहा है सर, ग्रीवेंस कमेटी में वहाँ से अध्यक्षता की है, उससे पहले नागर साहब को वहाँ भी गए हैं। देखिए, वहाँ से भी पहले मैं पंचायतों का जो आज सरपंचों के, पंचायत समिति पार्षद, जिला परिषद के पार्षद, उन सब का भी एक सम्मेलन था, वो सारी बातचीत वहाँ हुई, आप लोगों को बता दी है। और अभी आज ग्रीवेंसेस कमेटी, जिसके अंदर 14 शिकायतें आज थी, और उन 14 शिकायतों में से एक शिकायत तो उन्होंने विड्रा कर ली थी, बाकी 13 शिकायतों में 2 ऐसी हैं जो जिसकी कुछ रिपोर्ट्स लेनी है, अगली बार के लिए उनको मीटिंग में रखा है। और इसके अलावा जो 11 शिकायतें हैं उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ का समाधान हो गया है, कुछ ऐसी भी हैं जिसके लिए अलग से इंक्वायरी करने के लिए मैंने कहा, डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा कि वो इंक्वायरी में ठीक रिपोर्ट आ जाती है तो उसको ड्रॉप करेंगे, और अगर ठीक रिपोर्ट नहीं आती है और उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कंप्लेनेंट की, तो अगली बार उसको फिर भी रखेंगे। वहीं बिल्डरों की मनमानी को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। नहीं, ठीक है, नाम तो कोई ना कोई देना ही होता है, नाम दिया है उसका, क्या हो गया, ऑफिशियली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया जी, ऑफिशियली हो गया। अब चूंकि पूरा फरीदाबाद यानी एक प्रकार का उसका विस्तार जो हो रहा है, और जब नया विस्तार होता है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं, जेन्युइन शिकायतें भी कुछ लोगों की होती हैं, लेकिन एक एक करके उसको समाधान कर रहे हैं। जहां बिल्डर्स की शिकायत होगी, बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा का एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जो बना हुआ है हमारा, उसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं, जो फ्लैट ओनर्स हैं, उनकी सब शिकायतों की डीलिंग रेरा में होती है, और रेरा की हमारी एक के बजाय 2 यूनिट्स हरियाणा में काम कर रही हैं। इसी प्रकार से कुछ बिल्डर्स की भी अपनी कुछ शिकायतें होती हैं, जिनको सुविधाओं की आवश्यकता होती है या डिपार्टमेंट्स के साथ उनके कुछ इश्यूज पेंडिंग होते हैं, उसको भी हम हल कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत पहले लाइसेंस ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद समय पर काम नहीं करते हैं, फिर उनके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट ये बढ़ता है, और सीमा से आगे बढ़ने के बाद वो फंस जाते हैं। हमने इसके लिए पहले भी 1-2 बार OTS लाए हैं, और आगे भी ऐसे कुछ जिनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लिया जिन्होंने, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, ऐसे बड़े बिल्डर्स लगभग 650 ऐसे लाइसेंसेज हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि उनके साथ बैठ करके कोई एक OTS दोबारा से लाएंगे, ताकि वो लोग भी अपने काम को आगे चला सकें। क्योंकि कोई भी इस प्रकार का बड़ी संपत्ति बनती है और एसेट्स अगर रुक जाते हैं तो उसका इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। तो हम चाहते हैं इकोनॉमी अपनी लगातार चलती रहे और सबके काम भी ठीक चले, जो कंज्यूमर है उसको भी उसका लाभ मिले, ऐसी सारी सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि PPP के तहत 72 लाख परिवारों को एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया। इसी PPP के जरिए 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए। PPP में आ रही शिकायतों को 31 जनवरी तक खत्म करेंगे।
पहले से डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन उनकी हुई है, तो वो सब करते हुए और लास्ट में अब जो इनकम वेरिफिकेशन हुई है उस इनकम के आधार पर हमने कुछ फैसिलिटीज़ जो लो इनकम ग्रुप है उनको दी हैं। चाहे वो चिरायु हरियाणा है जिसके अंदर 5 लाख रुपए का एक बीमा है हेल्थ का, वो दिया गया है, वो इलाज कराते समय 5 लाख रुपए तक का लाभ वो ले सकें। निरोगी हरियाणा है जिसमें हर एक का फिजिकल चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप, वो एक योजना चलाई है। और इसी प्रकार से स्कूलों की बच्चों की भी कुछ योजनाएं हैं। बच्चों के जो गरीब परिवार हैं उनको जो दिए जाते हैं स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप्स, उसमें भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि पहली बार हो रहा है तो बहुत सी शिकायतें भी आई हैं। सामान्यतया लोग अपनी इनकम को पूरा बताते भी नहीं हैं, और जब नहीं बताते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई जांच करनी पड़ती है। जांच करने के बाद अब हमने 12 लाख नए परिवारों को तो राशन कार्ड दिया है, क्योंकि राशन कार्ड की लिमिट 1,20 से 1,80 कर दी है, तो 12 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। वहीं लगभग 9 लाख कटे भी हैं, तो जो 9 लाख कटे हैं उसमें 1.25 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला उसको तो राशन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे मिले जो ओल्ड एज पे नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट पहले रहे होंगे तभी वो पेंशन आज ले रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक वो भी नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से असेसमेंट कई प्रकार से इनकम की गई है। हाँ, कुछ लोगों की असेसमेंट हो सकता है गलत हो गई हो, उनको शिकायत करने का मौका दिया है। शिकायत करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी शिकायत का समाधान होगा। 15 दिन में अगर समाधान हाँ ना में नहीं होता तो उनकी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रोकी गई हैं, राशन अथवा कोई भी चीज़, वो तुरंत उसको चालू हो जाएगी। और जनवरी के अंदर 31 जनवरी तक ये सबका समाधान ये करना हमारा लक्ष्य है। इसमें एसडीएम ऑफिस, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ज़्यादा जगह पर, इसमें हमने 3 या 4 हमने टेलीफोन नंबर भी प्रचारित किए हैं, उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं। पहली बार ये है, तकलीफ आई है, लेकिन 1 महीने में सबकी खत्म हो जाएगी। वहीं टेंडरिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है। ऐसा होता है, किसी की इच्छाएं कितनी भी हो सकती हैं, उन इच्छाओं पर तो कोई काबू पाना, ये तो स्वयं कोई कर ले, अन्यथा नहीं। बहुत सी चीज़ें, शिकायतें हमको आज भी मिल रही हैं कि पुराने वाले सरपंचों ने लगभग 1000 केसेज ऐसे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तक वापस दिए नहीं हैं, जमा नहीं कराए हैं। रिकॉर्ड जमा क्यों नहीं कराते हैं? आखिर रिकॉर्ड में तो कुछ दोबारा से सरपंच बनने वाले नहीं है। रिकॉर्ड इसलिए नहीं जमा कराते हैं कि उस रिकॉर्ड में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम वो सारी चीज़ों को पारदर्शी करने के लिए सारा चीज़ डिजिटलाइज हो जाए, जितना भी काम, सब काम के अधिकार उनको दे दिए हैं। पंचायत के पैसे को पहले जो बड़े काम होते थे प्रदेश सरकार की ओर से डायरेक्टर सेक्रेटरी वो करते थे, हमने वो सब पावर स्थानीय तौर पर दे दी कि जितना भी पैसा गांव का बजट का है, सरपंच जो है वो अप्रूव करेगा, और उसके बाद एक्शन जो है टेक्निकल अप्रूवल देगा। वो नीचे लेवल पर जेई है, उसके बाद एसडीओ है, फिर एक्सीएन है, फिर एससी है, फिर चीफ इंजीनियर है। सारे सिस्टम बना दिए हैं। सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप करने वाली नहीं है। टेंडर भी 21 दिन के बजाय 7 दिन में क्लियर हो जाए, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, अगर कैश निकाल के खर्च करेंगे तो उसका कोई भी प्रमाण होता नहीं है। उसकी सीमा हमने कम से कम रखी है कि 2 लाख रुपए तक का कैश काम करवा सकते हैं, बाकी सब काम टेंडरिंग से कराएंगे, और टेंडरिंग से कराएंगे तो पारदर्शिता आएगी ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि हमको अपने नेताओं की छवि ठीक करनी है, तो हमने भी अपने, चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे वो पंचायतों के नेता हों, सबकी छवि ठीक हो जाए, शंका के घेरे में कोई ना रहे, इसलिए इस काम को लेकर के आए हैं। और मुझे लगता है इसमें सफलता मिलेगी। कोई इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार की शिकायत करेंगे, हम उनको भी बैठा के समझाएंगे, और अगले 3 महीने में अगर कोई बहुत बड़ा इसमें लगा कि गाँव का कोई नुकसान हो रहा है काम का, तो फिर सोच भी सकते बाद में। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक के जरिए जहां समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, तो वहीं सरपंचों से संवाद कर उन्हें विकास कार्यों को रफ्तार देने की अपील की। और हरियाणा की मनोहर सरकार सिर्फ सड़कें, बिजली और पानी के क्षेत्र में नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने का काम मनोहर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और इसकी जो बानगी है वो देखने को मिल रही है अब यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर, जहां बैराज पर बनाया जा रहा है थीम पार्क, और इसे टूरिस्ट हब के रूप में भी अब उभारा जाएगा।
हरियाणा की मनोहर सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर बनाया गया थीम पार्क भी टूरिस्ट हब बनाने का इसे काम किया जा रहा है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा से लगते उत्तर प्रदेश और हिमाचल से भी सैलानी यहाँ आएंगे। 13.5 करोड़ की लागत से 22.5 एकड़ में ये थीम पार्क बनाया गया है। हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि ये थीम पार्क का उद्घाटन हो चुका है और वैसे भी पर्यटक हथिनीकुंड बैराज पर प्राकृतिक वातावरण को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब ये थीम पार्क पूरा बनकर के तैयार हो जाएगा तो पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं यहाँ आने वालों का ये भी कहना है कि ये मनोहर सरकार की बहुत अच्छी पहल है और अभी तो थीम पार्क में काम बाकी है, लेकिन अभी से लोग इसको देखने आना शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इस मौके पर पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये कहा कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि विसर्जन हथिनीकुंड बैराज में ही हुई थी, तो इस थीम पार्क का नाम उन्हीं के नाम पर अटल पार्क रखा जाए, इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजा जाएगा ताकि इस पार्क को देश विदेश में पहचान मिले और पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे। नहीं, अभी तो कोई फाइनल इस प्रकार का नाम नहीं है, लेकिन अभी हमारे मन में विचार आ रहा था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां यहाँ पे आई थी, तो हम चाहते हैं कि उसी के नाम पे अगर ये इसका नाम हो, अटल पार्क के नाम से इसका नाम रखा जाए, तो उसका प्रस्ताव भेज देंगे सरकार को भी। वहीं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस थीम पार्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि हथिनीकुंड बैराज के पास सौंदर्यीकरण किया जाए। उसी पर काम करते हुए 13.5 करोड़ की लागत से 22 एकड़ में ये थीम पार्क बनाया गया है। इससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, जो यहाँ झील बनाई गई है, सीधा यमुना से पानी आएगा। इस थीम पार्क में निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, बाकी पेड़ पौधे और थोड़े काम बाकी हैं। 4 महीने बाद यहाँ की सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। पिकनिक मनाने के लिए यह पार्क बेहतरीन जगह होगी, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत सुंदर जगह होगी। और इस पार्क के बनने से मैं समझता हूँ कि पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा यहाँ, और लोगों की डिमांड भी थी इस प्रकार की, क्योंकि काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगह है ये हथिनीकुंड जो है, और काफ़ी लोग पहले भी काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। और पार्क अभी आपने देखा कि अभी इसको ऐसे पूरी तरीके से कंप्लीट जो इसमें निर्माण के कार्य थे वो तो सारे लगभग पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन अभी इस पर घास लगाना, पेड़ पौधे लगाना, फूल वाले अन्य पौधे लगाना वो भी नहीं हुए हैं। जल्दी उसको कंप्लीट कर देंगे, तो सारा जब पूरा होने के बाद है आपको भी लग रहा है कि बहुत ही सुंदर जगह बनेगी। आप देख रहे हैं साथ ही झील है, इस प्रकार की झील बनाएगी और बहुत ही साफ पानी, बिल्कुल जमुना में से पानी आएगा इसमें, और बहुत ही अच्छा वो होगा। मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद ना, तो काफ़ी अच्छी जगह होगी पिकनिक मनाने के लिए, और खासकर विशेष करके बच्चों के लिए तो बहुत ही सुंदर जगह होगी ये। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे जिस प्रकार से यहाँ से झरना होगा वो सारा दिखाई देगा। सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि हथिनीकुंड बैराज पर टूरिस्ट हब के तौर पर मनोहर सरकार इसे विकसित करना चाहती है। ये 22.5 एकड़ जगह है जिसे थीम पार्क के रूप में विकसित किया गया है। अभी इसमें हॉर्टिकल्चर और लाइटिंग और फाउंटेन लगने समेत कई और छोटे काम बाकी हैं। उसका अलग टेंडर लगेगा। इसमें झील है, बोटिंग की सुविधा होगी, लाफिंग मिरर होंगे, वाटरफॉल होगा, बच्चों के लिए खेलने के झूले लगेंगे और फीचर वॉल बनेगी, सिटिंग एरिया भी होगा। बहुत सुंदर थीम पार्क बनकर ये तैयार होगा। उन्होंने बताया कि इसमें कुछ काम बाकी हैं, लेकिन अभी से पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। निश्चित तौर पर इस थीम पार्क से पर्यटन की दृष्टि से बहुत बढ़ावा मिलेगा। के तौर पे सरकार इसको डेवलप करना चाह रही है। उसी दिशा में एक मंत्री जी ने CM अनाउंसमेंट करवाई थी यहाँ के ब्यूटिफिकेशन की। ये 22.5 एकड़ लैंड थी जिसको हमने एक थीम पार्क के रूप में डेवलप किया है। अभी इसमें हॉर्टिकल्चर का और कुछ लाइटिंग का काम अभी एक्स्ट्रा हो रही है, फाउंटेन वगैरह का काम, वो एक अलग टेंडर हम और लगाने जा रहे हैं, वो काम होगा। इसमें बोटिंग की सुविधा भी है और लाफिंग मिरर्स हैं, बोन फायर है, बच्चों के लिए खेलने के वो हैं, चेस बोर्ड्स हैं, सीटिंग एरिया है, फीचर वॉल है। ये थीम पार्क एक डिटेल उसके डिस्कशन के बाद इसको बनाया है, और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक आसपास के एरिया के लिए, लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग हमारी 13 करोड़ 24 लाख थी, पर अभी तक सिविल वर्क जो हमारा हुआ है वो हमें लगता है कि 12.5 करोड़ रुपए में वो काम हमारा ख़त्म हो जाएगा।
तो आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी भी जैसे हमने इसको अभी शुरू नहीं किया तो भी कम से कम 500-700 लोग तो इसको डेली वैसे ही लोग आ रहे हैं बच्चों के साथ। अभी इसमें बोटिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है वो, क्योंकि उसका हमें टेंडर वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले लोगों ने भी इस थीम पार्क को मनोहर सरकार की अच्छी पहल बताया। मेरा नाम अभिषेक है जी। जैसा ये पार्क बहुत अच्छा है जी, इसमें टूरिस्ट लोग जो घूमने के लिए आएंगे उनके लिए अच्छा प्रबंध किया गया है जी। बहुत कुछ पड़ेगी जी, ये 3 सीमों पे लग रहा है, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। तो मनोहर सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, जिसकी बानगी हथिनीकुंड बैराज के थीम पार्क पर दिख रही है। ये थीम पार्क हिमाचल और उत्तर प्रदेश की सीमा से भी सटा है। हरियाणा के साथ साथ इन राज्यों के पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। थीम पार्क का उद्घाटन 6 जनवरी को हो चुका है। हालांकि अभी यहाँ काम होना बाकी है, लेकिन अभी से ही पर्यटक इसे खास तौर पर देखने के लिए यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और हरियाणा सरकार अब एक ऐसी योजना लेकर आ रही है जिससे हरियाणा और भी ज्यादा हरा भरा नजर आएगा। इस योजना के तहत सरकार घर घर पेड़ लगवाएगी, साथ ही वृक्षों की भी गणना करवाई जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि कितने वृक्ष हैं और कहां कहां पर जरूरत है वृक्ष लगाने की। हरियाणा यानी हरियाली, हरियाणा यानी हरि का प्रदेश। इसी हरियाणा को और ज्यादा हरा भरा बनाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक और योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत घर घर में सरकार पेड़ लगवाएगी। प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने और पेड़ों की वास्तविक संख्या जानने के लिए हरियाणा सरकार वृक्षों की गणना करवा रही है, ताकि प्रदेश को और ज्यादा हरा भरा किया जा सके। केंद्रीय पॉलिसी के तहत हरियाणा में समतल जमीन पर 20% पौधारोपण होना चाहिए, लेकिन हरियाणा में करीब 7% जमीन पर ही पौधारोपण है। विभाग का दावा है कि ऐसा होने का कारण है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, जिससे विभाग को पौधारोपण की जमीन नहीं मिल पाती। लेकिन सरकार जमीनी हकीकत जानने के लिए पंचायत भूमि, निजी भूमि, वन भूमि, सभी सरकारी व घरों में लगे हर प्रकार के वृक्षों की गणना करवाने जा रही है। इससे आने वाले समय में इस जानकारी के आधार पर जिन क्षेत्रों में पौधारोपण करने की आवश्यकता ज्यादा है तथा जिन क्षेत्रों में पहले से ही काफी अच्छी हरियाली है, इस आकलन के आधार पर आगामी सीजन में पौधारोपण तथा उनके रखरखाव की विभाग योजना बनाएगा। जो नेशनल पॉलिसी है फॉरेस्ट्री के लिए, उसमें ज्योग्राफिकल एरिया प्लेन्स के लिए विशेषकर 20% ज्योग्राफिकल एरिया ट्री कवर के अंडर होना चाहिए। लेकिन हरियाणा क्योंकि ये एग्रीकल्चर स्टेट है, मेनली यहाँ एग्रीकल्चर पे ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो यहाँ पर जो डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एरिया है वो तो ज्योग्राफिकल एरिया का 3% है। प्राइवेट उसमें सैंपल सर्वे से जो लिया गया है डाटा, उसमें लगभग 7 से 8% ट्री कवर हमारे उस पे आता है हरियाणा में। तो सरकार की इच्छा है कि हम इसको नेशनल पॉलिसी जो 20% कहती है कि प्लेन्स में होना चाहिए, उसकी तरफ लेके जाएं। तो इसके लिए हमारे पास डाटा बैंक होना चाहिए। सरकार डिफरेंट स्कीम्स चला रही है। अभी रिसेंटली ट्री सेंसस का एक कार्य पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट स्ट्रिप्स हैं, उन पे हर एक पेड़ की जो 30 सेंटीमीटर गर्द से ऊपर के हैं उनकी काउंटिंग करवाई जा रही है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि हमारे पास एक डाटा बैंक हो जाए। फॉरेस्ट एरिया में तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा था, लेकिन प्राइवेट लैंड पे सैंपल के तौर पे हमारे पास डाटा था। एग्जैक्ट कितने पेड़ हैं प्राइवेट लैंड पे वो हमारे को नहीं पता था। तो उसके लिए ट्री सेंसस का कार्य करवाया जा रहा है सरकार द्वारा, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। लगभग 75% काम उस पर पूरा हो चुका है। तो लोगों के घरों में भी पौधों को किया जाएगा। तो हरियाली बढ़ाने के लिए स्कीम्स सरकार ने चला रखी है, हर घर हरियाली के नाम से, या जो स्कूल के बच्चों के लिए पौधारोपण में प्रोत्साहन करने के लिए उनको फ्री प्लांट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता आ रहा है। हर साल किसानों को भी
इंस्टीट्यूशंस को जो भी पौधा लगाना चाहता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधा दिया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, अगर कोई किसान कॉमर्शियल पेड़ लगाना चाहता है तो उसमें भी सरकार हेल्प करती है। जैसे क्लोन का सफेदा है, वो 1 साल लगा के किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है। ऐसे ही जो पॉपुलर है उसकी भी हम नर्सरी तैयार करके किसानों को पौधे बांटते हैं। तो किसान के लिए, कॉमर्शियल क्रॉप के लिए सरकार कोशिश करती है। अगर नॉन कॉमर्शियल क्रॉप में वो पौधे लगाना चाहता है, फल के हैं या दूसरे छायादार पेड़ हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी नर्सरियों से ले सकते हैं। जो ट्री काउंटिंग का है वो सभी, चाहे घर में है या खेत में है, किसी भी उस पे है, वो सभी पेड़ काउंट किए जा रहे हैं और वो भी जो डाटा आएगा वो पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगा आगे। लोगों से तो अपील ये है कि वो बढ़ चढ़ के, क्योंकि पर्यावरण में काफी चेंजेस आ रहे हैं, एडवर्स क्लाइमेट चेंज की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों से तो यही अपील है कि वो खुद भी पौधारोपण करें और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पौधारोपण करते हैं उसको प्रोटेक्शन में हमें सहयोग करें। ये मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के खुद पौधारोपण करें और प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करें, वो बहुत जरूरी है। इस गणना का मुख्य उद्देश्य जिले में किस गांव या शहर में कितना क्षेत्र हरा भरा है उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इससे आने वाले समय में उसी जानकारी के आधार पर जिन क्षेत्रों में पौधारोपण करने की ज्यादा आवश्यकता है और जिन क्षेत्रों में पहले से काफी अच्छी हरियाली है, इसी आकलन के आधार पर पौधारोपण करवाया जाएगा। वृक्ष गणना का कार्य पूरे प्रदेश के हर प्रकार की मलकियत पर खड़े पेड़ों का किया जा रहा है। साथ ही ज्यादा पेड़ लगाने से पर्यावरण तो स्वच्छ रहेगा ही, हमारा हरियाणा और ज्यादा हरा भरा नजर आएगा। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।